यूक्रेन पर हमला करने गई रूसी सेना अभी बीच मंझधार में फंसी है। इंसान भले ही थम जाए लेकिन वक्त नहीं थमता। होते होते 9 मई की तारीख आ चुकी है। इस दिन को रूस में विक्ट्री डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। 1945 में नाजी जर्मनी पर मिली जीत की याद में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस इतिहास का अपने हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं। हालिया हमले में भी उन्होंने नाजीवाद, सोवियत प्राइड, तानाशाही जैसे कीवर्ड्स का बखूबी इस्तेमाल किया है। ऐसे में 9 मई का दिन उनके लिए बेहद खास माना जा रहा था। पुतिन इसे इतिहास के दोहराव की तरह दिखाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पुतिन अपने प्लान से कोसों दूर रह गए। उनकी सेना को अभी भी मनचाही सफलता नहीं मिल सकी है। एक दिलचस्प बात और है, 1945 में मिली जीत के बाद शुरुआती कुछ सालों में 9 मई को लगभग भुला दिया गया था। जब पुतिन सत्ता में आए तब उन्होंने इसकी रीब्रांडिंग की। इसे उनकी सत्ता और रूस के कथित ऐतिहासिक वैभव का परिचायक बनाया गया। हर साल मिलिट्री परेड आयोजित की गई, रूस की सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया गया। लेकिन इस बार पुतिन दुविधा में रहे। ऐसा क्यों हुआ, विस्तार से जानेंगे। साथ में विक्ट्री डे का पूरा इतिहास भी आपको बताएंगे। रूस के बाद बात करेंगे हांगकांग की। एक दिखावे की कहानी सुनाएंगे। हांगकांग में एक चुनाव कराया गया बंद दरवाजे के पीछे। उस चुनाव में सिर्फ एक कैंडिडेट खड़ा था, उसे ही जीतना था। वो जीत भी गया। समझेंगे इस चुनावी ड्रामे के पीछे का खेल क्या है और इस चुनाव से हांगकांग की जनता सदमे में क्यों है। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे चलने से पहले एक जरूरी सूचना। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। ये भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है। यहाँ पर आपको तमाम विधाओं में बोलने वाली किताबों का भंडार मिलता है, यानी ज्ञान का फुल पैकेज, वो भी एक ही ऐप पर। कुकू एफएम लल्लन टॉप के साथियों के लिए खास ऑफर लेकर आए हैं। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। ऑफर का फायदा कैसे मिलेगा? सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का छोटा सा कोड डालना होगा। ध्यान रहे, यह ऑफर पहले 500 यूजर्स के लिए ही है। और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर पहुंच जाइए। सूचना समाप्त। अब आगे चलते हैं। पहले बात रूस के विक्ट्री डे परेड की। साल 1945, 7 मई को नाजी जर्मनी ने फ्रांस में मित्र सेनाओं के सामने सरेंडर कर दिया। सोवियत संघ की तरफ से एक लो रैंकिंग ऑफिसर ने इस कागजात पर दस्तखत किए थे। सोवियत संघ के शासक जोसेफ स्टालिन इससे खुश नहीं थे। उन्होंने आग्रह किया कि सरेंडर का एक और दस्तावेज बनाया जाए और इस पर सोवियत संघ के नियंत्रण वाले इलाके में दस्तखत हों। स्टालिन की मांग मान ली गई। 8 मई को आधी रात को जर्मनी ने बर्लिन में सोवियत संघ के सामने सरेंडर कर दिया। उस समय मॉस्को में 9 मई आ चुकी थी, इसलिए सोवियत संघ के लिए 9 मई का दिन विक्ट्री डे का था। इसी दिन ग्रेट पैट्रियाटिक वॉर का अंत हुआ था। सोवियत संघ ने पहली परेड 24 जून 1945 को आयोजित की थी। 1965 तक विक्ट्री डे के दिन कोई खास आयोजन नहीं होता था। इसकी कई वजहें थीं। मसलन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत संघ के 2 करोड़ 70 लाख लोग मारे गए थे, वर्ल्ड वॉर में शामिल किसी भी देश से ज्यादा। सोवियत संघ की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। इसके अलावा सरकार ने सैनिकों और उनके परिवारों को बेहतर जिंदगी देने का वादा किया था, लेकिन इस वादे को लगभग भुला दिया गया था। इसीलिए अधिकांश लोगों के लिए ये दिन जश्न का तो कतई भी नहीं था। 1965 में विक्ट्री डे की 20वीं सालगिरह आई। तब सोवियत संघ के लीडर लियोनिड ब्रेजनेव ने परेड आयोजित करने का आदेश दिया। इसके बाद सोवियत काल में 1985 और 1990 में विक्ट्री डे के मौके पर परेड का आयोजन किया गया, यानी कभी कभार ही। इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। सोवियत संघ में सैन्य ताकत दिखाने का दिन 7 नवंबर का हुआ करता था। इसी दिन 1917 में लेनिन की अक्टूबर क्रांति सफल हुई थी। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। बोरिस येल्त्सिन रशियन फेडरेशन के पहले राष्ट्रपति बने। 1995 में उन्होंने विक्ट्री डे को नए सिरे से रिवाइव किया। येल्त्सिन के बाद व्लादिमीर पुतिन रूस के
राष्ट्रपति बने। 2008 के बाद से पुतिन ने विक्ट्री डे को एक समारोह की तरह मनाने का फैसला किया। तब से इस दिन हर साल भव्य आयोजन किया जाता है। मॉस्को में रेड स्क्वायर पर मिलिट्री परेड निकलती है, राष्ट्रपति का भाषण होता है, रूसी सेना के हथियारों की प्रदर्शनी लगती है। रूस इस मौके पर अपने अत्याधुनिक हथियार दुनिया को दिखाता है। रूस में विक्ट्री डे का आयोजन सिर्फ भाषण और परेड तक ही सीमित नहीं है। स्कूल की टेक्स्ट बुक से लेकर इतिहास की किताबों तक में वर्ल्ड वॉर के नायकों की कहानियों से भरी हैं। इसको लेकर एक सवाल भी उठता है। एक पक्ष का कहना है कि दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ और जर्मनी की लड़ाई दो तानाशाहों के बीच की लड़ाई भी थी। अगर हिटलर को तानाशाह माना जाता है तो स्टालिन को भी उसी कैटेगरी में रखना चाहिए। लेकिन विक्ट्री डे के नाम पर स्टालिन के गुनाहों को छिपा लिया जाता है। पुतिन सोवियत संघ के विघटन को 20वीं सदी की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना बताते रहे हैं। वो सोवियत संघ के कथित वैभव को लौटाने की वकालत भी करते हैं। विक्ट्री डे की परेड उनके लिए अपना प्रोपेगेंडा थोपने का सटीक मौका होता है। अप्रैल 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। इसके तुरंत बाद आयोजित विक्ट्री डे परेड में उन्होंने भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने क्रीमिया में मिली जीत की तुलना फासीवाद पर मिली जीत से की थी। इस साल भी वैसा ही मौका आया था। फरवरी 2022 में पुतिन ने यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि यूक्रेन का कैंपेन कुछ हफ्ते ही चलेगा, यूक्रेन की सेना जल्द ही हथियार डाल देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रूसी सेना अभी भी संघर्ष कर रही है। इसीलिए इस बार पुतिन के भाषण पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। माना जा रहा था कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। रूस अभी तक वॉर शब्द के इस्तेमाल से बचता रहा है। खैर, 9 मई का दिन आया, मिलिट्री परेड शुरू हुई, पुतिन का भाषण भी हुआ, लेकिन उनका भाषण आशंकाओं के बिल्कुल विपरीत रहा। पुतिन ने मारे गए सैनिकों को याद किया। उन्होंने कहा, हर एक सैनिक और अधिकारी की मौत दुखद है, सरकार उनके परिवार का पूरा ख्याल रखेगी। उन्होंने यूक्रेन में लड़ रहे सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, आप उसी मकसद के लिए लड़ रहे हैं जिसके लिए आपके पूर्वजों ने दूसरे विश्व युद्ध में अपना बलिदान दिया था। पुतिन का भाषण काफी छोटा रहा। विक्ट्री डे के जैसे अहम मौके पर उनके भाषण में कुछ खास नहीं दिखा। लोग उनसे ज्यादा की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने बस वही चीजें दोहराई जिसे वे टीवी पर दिए गए संबोधनों में पहले ही बता चुके हैं। भाषण से आगे क्या? जानकारों की माने तो उनके अगले कदम का अनुमान लगाना कतई मुश्किल हो चुका है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव कह चुके हैं कि यूक्रेन पर हमला तेज करने के लिए किसी खास तारीख की जरूरत नहीं है, वो किसी भी दिन हो सकता है। पुतिन के भाषण के बाद एक बात तो तय है, वो ये कि लड़ाई पहले की तरह ही जारी रहेगी। तो अब रूस के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। अब हांगकांग चलते हैं। हांगकांग चीन का एक स्वायत्त प्रांत है। 1842 में ओपियम वॉर के बाद ब्रिटेन ने हांगकांग पर कब्जा कर लिया था। 1984 में सिनो ब्रिटिश ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर दस्तखत हुए। तय हुआ कि 1997 में ब्रिटेन हांगकांग पर से अपना दावा छोड़ देगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि हांगकांग में पुराने सिस्टम से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लोगों को प्रदर्शन और अभिव्यक्ति की आज़ादी दी जाएगी। लेकिन चीन सरकार ने समझौते को धता बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। विरोध के स्वरों को लगातार दबाया गया है। दुनियादारी में हम हांगकांग के इतिहास के बारे में डिटेल में बता चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज हांगकांग की चर्चा हो क्यों रही है? दरअसल 8 मई को हांगकांग में चीफ एग्जीक्यूटिव के पद के लिए चुनाव कराया गया। इस चुनाव में एक ही कैंडिडेट खड़ा हुआ था, नाम जॉन ली। उनका जीतना तय था, वो जीते भी। जॉन अपनी बॉस कैरी लेम की जगह लेंगे। कैरी लेम 2017 से चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रही हैं। हांगकांग में एक व्यक्ति लगातार 2 बार चीफ के पद पर रह सकता है, लेकिन कैरी ने आगे काम करने से मना कर दिया था। उनकी जगह चीफ सेक्रेटरी जॉन ली को चुना गया। हांगकांग में लीडर का चुनाव जनता के वोट से नहीं होता। जनता के बजाय एक इलेक्शन कमेटी वोटिंग में हिस्सा लेती है। इस कमेटी में शामिल अधिकांश लोग प्रो चाइना हैं। अब जान लेते हैं जॉन ली की पूरी कहानी। 1977 की पैदाइश हैं। 20 की उम्र में पुलिस की नौकरी पकड़ी। 2012 तक उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता थी। उसी साल उन्हें सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में अंडर सेक्रेटरी बनाया गया। फिर उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता छोड़ दी। 2017 में उनका प्रमोशन हुआ।
कैरी लेम के शासन में उन्हें अंडर सेक्रेटरी से सेक्रेटरी बना दिया गया। फरवरी 2019 में हांगकांग सरकार प्रत्यर्पण बिल लेकर आई। इसके तहत संदिग्ध अपराधियों को ताइवान, मकाऊ और मेनलैंड चीन में प्रत्यर्पित करने का प्रावधान लाया गया। इसके खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। उस दौरान जॉन ली इस बिल को सपोर्ट करते रहे। उनके आदेश पर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस, वाटर कैनन, रबर बुलेट्स और कभी-कभी गोलियां भी दागी गईं। इसको लेकर उनकी अच्छी खासी आलोचना भी हुई। अमेरिका ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, यूट्यूब ने उनका चैनल ब्लॉक कर दिया, लेकिन जॉन अपना बचाव करते रहे। फिर आया जून 2020। हांगकांग में दो बड़ी चीजें एक साथ हुईं। चीन ने हांगकांग के लिए नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास किया। उसी महीने जॉन ली को चीफ सेक्रेटरी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के पद पर नियुक्ति मिली। यह हांगकांग का दूसरा सबसे ताकतवर पद है। जॉन ली एक और कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। ये कमेटी डिसाइड करती है कि कौन व्यक्ति हांगकांग में किसी चुनाव में खड़ा हो सकता है या नहीं। जॉन ली की नियुक्ति से चीन को क्या फायदा होगा, अभी समझते हैं। पहली बार पुलिस के बैकग्राउंड वाले किसी व्यक्ति को हांगकांग का लीडर चुना गया है। इससे पहले तक सिविल सर्विस या बिजनेस बैकग्राउंड के लोग ही लीडर चुने गए हैं। जानकारों की माने तो चीन ली के जरिए अपनी नीति हांगकांग पर थोपने की कोशिश करेगा। ली की नियुक्ति से हांगकांग के पुलिस स्टेट में बदलने का खतरा बढ़ गया है। अब राजनीतिक विरोध की गुंजाइश और भी कम हो गई है। इससे हांगकांग पर चीन की पकड़ और मजबूत होगी। जॉन ली ऐसे समय में हांगकांग की कमान संभालने जा रहे हैं जब प्रांत कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसके अलावा बढ़ती महंगाई, घरों की कमी और बढ़ती असमानता की समस्या भी विकराल हो रखी है। जॉन ली की नियुक्ति से क्या बदलाव आते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये तो हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी श्रीलंका से है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले एक महीने से राजपक्षे सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। विरोध के बरक्स एक समर्थन वाला प्रोटेस्ट भी खड़ा हो रहा था। 9 मई को महिंदा के सैकड़ों समर्थक पीएम ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए। उन्होंने पीएम से मुलाकात की। मुलाकात के बाद महिंदा के समर्थकों ने प्रोटेस्टर्स पर हमला कर दिया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के टेंट्स उखाड़ दिए। इस हमले में 20 लोग घायल हो गए। झड़प के बाद पुलिस ने राजधानी कोलंबो में कर्फ्यू लगा दिया। इसके पहले 8 मई को प्रधानमंत्री महिंदा एक बौद्ध मंदिर के दर्शन करने गए थे। इस दौरान उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, धक्का मुक्की भी की गई थी। इसके एक दिन बाद ही प्रोटेस्टर्स पर हमले की खबर आई है। उधर 9 मई से ट्रेड यूनियनों ने एक हफ्ते की देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। हफ्ते के अंत में वे संसद तक मार्च करेंगे। वहां वे राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी फिलीपींस से है। 9 मई को फिलीपींस ने नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट दिया। 11 करोड़ की आबादी वाले देश में लगभग 6 करोड़ 70 लाख मतदाता हैं। इस बार का चुनाव कई मायनों में खास है। फिलीपींस में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 बरस का होता है। 4 बरस से अधिक समय तक इस कुर्सी पर रह चुका शख्स दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसी नियम की वजह से मौजूदा राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दुतर्ते पर वॉर ऑन ड्रग्स के नाम पर बेगुनाहों की हत्या करने के आरोप हैं। उनके ऊपर मुकदमा चलाने की मांग भी चल रही है। दुतर्ते ने अपने बचाव की पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने फर्डिनेंड बोंगबोंग मार्कोस जूनियर को समर्थन दिया है। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के तानाशाह शासक फर्डिनेंड मार्कोस सीनियर के बेटे हैं। मार्कोस सीनियर ने 1965 से 1986 तक शासन चलाया। जनता के विद्रोह के बाद उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। जाते जाते मार्कोस सीनियर और उनकी पत्नी इमेल्डा अपने साथ लगभग 70,000 करोड़ की संपत्ति लूट कर ले गए थे। इसे सरकारी खजाने में हुई सबसे बड़ी लूटों में गिना जाता है। मार्कोस सीनियर की निर्वासन में ही मौत हो गई थी। हालांकि कई बरस बाद उनके परिवार को वापस लौटने की इजाजत मिल गई। मार्कोस जूनियर संसद सदस्य रह चुके हैं। इस बार के चुनाव में वो जीत के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। ओपिनियन पोल्स में उन्हें 50% से अधिक वोट मिले हैं। दुतर्ते ने अपनी बेटी सारा दुतर्ते को उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा किया है। वो भी लीडिंग कैंडिडेट हैं। जानकारों की माने तो दोनों का जीतना लगभग तय है। इससे फिलीपींस में तानाशाही वाले दौर के लौटने की आशंका जताई जा रही है। हम दुनियादारी में फिलीपींस के चुनाव और मार्कोस जूनियर की कहानी विस्तार से बता चुके हैं। एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ विदा लेता हूं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।